Students, good morning. Students, today we will start the next topic of the chapter 9, the making of the national movement. The topic is the freedom is our birthright. हमने नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक जो हमने स्टडी किया था वो था द नेशन इन द मेकिंग एंड एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रीडम इज आवर बर्थराइट, यानी स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. सी इन दिस टॉपिक, by the 1890s many Indians began to raise questions about the national political style of the Congress. 1890s में जो बहुत सारे जो लोग थे, जो जनता थी, वो कांग्रेस के जो पॉलिटिकल स्टाइल्स थे, काम करने के जो तरीके थे, उसके ऊपर क्वेश्चन राइज करना शुरू हो गए थे, क्वेश्चनिंग करना शुरू हो गए थे उस पर. तब उसके बाद क्या हुआ, इन बंगाल, महाराष्ट्र एंड पंजाब, लीडर्स सच एज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय वर beginning to explore more radical objectives and methods. पंजाब और महाराष्ट्र, बंगाल में ये जो लीडर्स थे, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, ये सारे जो लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया था, जो इनकी रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स और मेथड्स थे, इनके ऊपर उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था. इसके जो इनके उद्देश्य थे, जो इनकी पद्धतियाँ थी, जो मेथड्स थे, उसको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था इन्होंने. दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर politics of prayers and emphasized the importance of self-reliance and constructive work. अब सबसे पहले हमें यहाँ पे ये समझना है कि मॉडरेट्स कौन थे और रेडिकल्स कौन थे. मॉडरेट्स थे वो पर्सन, वो पॉलिटिकल पर्सन जो मीडिएटर होके काम करते थे, यानी मीडियम पर्सन जो होता है बीच का, उधर से भी बात करनी और उधर से भी करनी. और रेडिकल्स कौन थे, वो उन रेडिकल्स किन्हें कहा जाता है, अ पर्सन हु एडवोकेट्स थ्रू द पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स, जो पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स में जो बिलीव करता है. ठीक है, तो इनका क्या था, जो रेडिकल्स थे वो मॉडरेट्स की जो पॉलिसीज़ होती थी, यानी पॉलिसीज़ उनकी क्या थी कि पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर्स, निवेदन की जो उनकी नीतियां थी. निवेदन यानी कि अगर किसी से बात करना है तो उनसे प्रार्थना करके, निवेदन करके कि हाँ जी, नहीं जी, ऐसे नहीं, ऐसे करो, या कुछ किसी भी काम को लेकर, तो उन पॉलिसीज़ को वो पसंद नहीं करते थे, मॉडरेट्स की जो पॉलिसीज़ थी. ठीक है, एंड एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस, वो ये कहते थे कि अपने जो उसके ऊपर जोर देते थे कि सेल्फ रिलायंस, अपनी आत्मनिर्भरता के ऊपर, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंस के ऊपर वो विश्वास करते थे और उसके ऊपर जोर देते थे. और कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि जो रचनात्मक कार्य होते हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क, खुद हाथों से या खुद कुछ करके दिखाना, उनके ऊपर विश्वास करते थे वो लोग. दे आर्ग्यूड दैट पीपल मस्ट रिले ऑन देयर ऑन स्ट्रेंथ, वो इस चीज़ के लिए भी बहस करते थे कि हर पर्सन को अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास होना चाहिए, अपनी ऊपर भरोसा होना चाहिए, उसके ऊपर वो जोर देते थे कि अपने जो कहते हैं ना कि नॉट ऑन द गुड इंटेंशंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की अच्छी इंटेंशंस के ऊपर, नेक इरादे जिन्हें कहा जाता है, उसके ऊपर बिलीव करो, हाँ जी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए. अपने ऊपर विश्वास करो, अपने वर्क के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर विश्वास करना चाहिए. बट पीपल मस्ट फाइट फॉर स्वराज, लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए. तिलक रेज्ड द स्लोगन, तो इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन रेज किया था, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा. ठीक है, तो उसके लिए लड़ना या स्वतंत्रता के लिए लड़ना या जो कुछ भी, ये सब कुछ वो इन चीज़ों में विश्वास करते थे. ठीक है, ये देखिए आगे. इन 1905 वायसराय कर्जन पार्टीशन बंगाल, अब 1905 में 1905 में वायसराय कर्जन जो थे, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, यानी बंगाल को इंडिया से अलग कर दिया और इंडिया के मैप में भी उसको एक अलग जो एरिया जो है वो शो होने लगा. At that time, Bengal was the biggest province of British India and included Bihar and parts of Odisha.
अब उस समय क्या था, बंगाल वाज द बिगेस्ट, और ये एक बहुत बड़ी जागीर थी, बहुत बड़ा प्रांत था ऑफ ब्रिटिश इंडिया के टाइम, एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, और उड़ीसा और बिहार के कुछ हिस्से भी, कुछ पार्ट्स भी बंगाल, उस समय बंगाल के जो थे वो पार्ट्स बन गए थे। ठीक है। और द ब्रिटिश आर्ग्यूड फॉर डिवाइडिंग बंगाल फॉर रीजंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। अब इस चीज़ के लिए जब लोगों ने ऑब्जेक्शंस करनी शुरू की, तो ब्रिटिश जो थे वो इस चीज़ के लिए आर्ग्यू करने लगे कि बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, अच्छा शासन चलाने के लिए अलग करना ज़रूरी है। यानी वो हमारे देश को बांटना चाह रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बंगाल को अलग कर दिया। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है, हुज कन्वीनियंस डिड द रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये जो कन्वीनियंस था किसको इससे सुविधा मिलने वाली थी, कन्वीनियंस मिलने वाली थी। तो क्लियरली ये सब साबित होता है कि इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड द बिजनेसमैन। ये सारा जो फ़ायदा था ये किसको जाने वाला था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को और बिजनेस पर्सनस को। ठीक है। Even so, instead of removing the non-Bengali areas from the province, the government separated East Bengal and merged it with Assam. ये देखिए, just wait. These areas. तो इसका मतलब अब क्या है, देखिए, इट वाज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट्स। इसकी सुविधा जो ये जाहिर सी बात थी कि इसका जो इंटरेस्ट था, इसका जो कनेक्शन था, वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स और बिजनेस पर्सनस को जाने वाला था। लेकिन गवर्नमेंट के ने और इससे ज़्यादा क्या है, जो नॉन बंगाली जो एरियाज़ फ्रॉम द प्रोविनेंस, उस प्रांत से जो नॉन बंगाली एरियाज़ भी थे ना, द गवर्नमेंट सेपरेटेड, उसको सेपरेट ना करके, बल्कि गवर्नमेंट ने उसने क्या किया था, ईस्ट बंगाल को अलग कर दिया था और मर्ज कर दिया था, किसमें, असम में मर्ज कर दिया था उसने। जो बल्कि ऐसा करना चाहिए था उसको कि जो नॉन बंगाली एरियाज़ थे ना, उसको अलग करने के बजाय उन्होंने ईस्टर्न बंगाल के जो एरियाज़ थे उनको अलग करके असम में मिला दिया था। ये चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं आई थी। Perhaps the main British motives were to curtail the influence the Bengali politicians and to split the Bengali people. अब इसका मतलब क्या था, शायद वर्ड आ गया ना यहाँ पे, कि शायद उनका मोटिव ये रहा होगा कि जो बंगाली पॉलिटिशियंस थे उनके जो प्रभाव बढ़ रहा था, वो जो उनकी जो बातें थी वो बढ़ रही थी, आम जनता में फैल रही थी, उनके ऊपर कटेल यानी कि लगाम लगाना, अंकुश लगाना, कटेल उसको कंट्रोल करना था उनका मेन मोटिव रहा होगा। और स्प्लिट द बंगाली पीपल, और बंगाली पीपल्स को अलग कर देना, सेपरेट कर देना, उनमें जैसे कहते हैं ना फूट डाल देना, अलग अलग कर देना, ऐसा। ठीक है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया। अब बंगाल का पार्टीशन होने के बाद क्या था कि पूरे इंडिया में जो लोग थे उनमें गुस्सा जो था वो भर गया था, आक्रोश बढ़ गया था ब्रिटिश के ऑफिशियल्स के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ। All sections of the Congress, the moderates and the radicals, as they may be called, opposed it. अब जो मॉडरेट्स थे और जो रेडिकल्स थे, वो कांग्रेस के जितने भी जो ये सारे इनके जो ग्रुप थे, उन्होंने सब ने मिल के जो था वो इस चीज़ को अपोज किया, इस चीज़ के खिलाफ खड़े हो गए कि बंगाल अलग करना ठीक नहीं है। लार्ज पब्लिक मीटिंग्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस वर ऑर्गेनाइज्ड एंड नोवल मेथड्स ऑफ मास प्रोटेस्ट डिवेलप्ड। अब क्या किया गया, बड़े सारे जुलूस निकाले गए, मीटिंग्स की गई, लोगों के अंदर ये गुस्सा फैलता चला गया। द स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड केम टू बी नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट। अब ये जितना भी ये स्ट्रगल फैलता चला गया, ये स्ट्रगल बढ़ता चला गया, तो उसने एक ये जो मूवमेंट्स बढ़ती चली गई, इन्होंने क्या नाम ले लिया, इसको किस नाम से जाना जाने लगा, स्वदेशी मूवमेंट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। द स्ट्रोंगेस्ट इन बंगाल बट विद इशूज एल्सवेयर टू। ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फैल गया,
ठीक है। लेकिन बाकी एरियाज़ में भी फैला, अलग अलग एरियाज़ में भी ये इसने काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव छोड़ा। और बाद में जो बाकी के एरिया जो थे, यानी डेल्टिक एरिया, जो आंध्र प्रदेश के जो डेल्टिक एरिया थे, वहाँ पर ये किस नाम से जाना जाने लगा? वंदे मातरम मूवमेंट के नाम से, दिस वन, एंड स्वदेशी मूवमेंट, दिस वन। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे क्या था नेक्स्ट। द स्वदेशी मूवमेंट sought to oppose British rule and encourage the ideas of self help। अब यहाँ पे क्या था कि स्वदेशी मूवमेंट जो था उसका मीनिंग क्या था कि ब्रिटिश रूल को अपोज करना। ठीक है, ब्रिटिश रूल को अपोज करना, और जो अपनी स्वयं की जो हेल्प है, स्वयं की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके के आइडियाज़ को प्रमोट करना, उसके आइडियाज़ को प्रमोट करना। ठीक है, आगे देखिए। स्वदेशी एंटरप्राइजेज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्या था कि स्वदेशी जो आंदोलन था, जो स्वदेशी मूवमेंट था, वो ब्रिटिश रूल को अपोज करता था। उसमें सेल्फ हेल्प और जो जितनी भी ये एंटरप्राइजेज थी, स्वदेशी एंटरप्राइजेज एंड नेशनल एजुकेशन एंड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें क्या था कि उनका मकसद क्या था कि इन चीज़ों को बढ़ावा देना, इन चीज़ों को इंक्रीज़ करना, यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेज का यूज़ करना। ठीक है, और क्या था? टू फाइट फॉर स्वराज, स्वराज के लिए लड़ना, यानी अपने देश को, स्वराज का मतलब सब यानी कि अपना, राज्य यानी कि अपना, अपने राज्य के लिए लड़ना। द रेडिकल्स एडवोकेटेड मास मोबिलाइजेशन एंड बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस एंड गुड्स। अब जो रेडिकल्स थे उन्होंने क्या, किस चीज़ को एडवोकेट किया? लोगों को इस चीज़ के लिए इकट्ठा किया या लोगों को अवेयरनेस देने की कोशिश की कि जो ब्रिटिश चीज़ें हैं, जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं, गुड्स आती हैं, जो भी सामान आता है, उसका बायकॉट किया जाए, उसको यूज़ ना करके अपनी इंडियन चीज़ें यूज़ की जाए। ठीक है, सम इंडिविजुअल्स ऑल्सो बिगन टू सजेस्ट दैट रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। अब उनका कुछ लोगों का कहना यह भी था कि ब्रिटिश शासन को ख़त्म करने के लिए, यानी कि उखाड़ फेंकने के लिए क्या है कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस का ज़रूर होना ज़रूरी है, यानी क्रांतिकारी हिंसा जिसे कहा जाता है, वायलेंस का होना ज़रूरी है। तो ये कुछ लोगों की सोच थी। कुछ लोग कहते थे कि शांति से हम अपनी आज़ादी ग्रहण करेंगे, आज़ादी लेंगे। तो कुछ का ये था कि हम जब तक वायलेंस, रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे तब तक ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे नहीं। तो उसका नुकसान भी था। ठीक है, द ओपनिंग डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। अब इसके जो 20th सेंचुरी की जो डिकेड्स थी ना, 20th सेंचुरी में क्या हुआ था कि वर मार्क्ड एज अदर डेवलपमेंट। अब ये जो टाइम था, ये टाइम पीरियड जो था, ये अनदर डेवलपमेंट्स का भी एक महत्वपूर्ण टाइम था। उस समय भी काफ़ी ज़्यादा कई अनदर घटनाएं भी घटी, अनदर डेवलपमेंट्स हुई, अनदर चीज़ें हुई। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स एंड नवाब्स फॉर्म्ड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906 में। अब इन्होंने क्या किया? जो लैंडलॉर्ड्स थे, मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स जो थे, उन्होंने, और जो नवाब थे, उन्होंने अपना एक अलग समूह बना लिया, अपना एक ग्रुप बना लिया, अपनी एक उन्होंने उसका नाम क्या दिया गया? मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाने लगा। कब? 1906 में, 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब वहाँ पे तो बंगाल को अलग करने के लिए ऑपोजिशन है, धरने दिए जा रहे हैं, मूवमेंट्स किए जा रहे हैं, वायलेंस किए जा रही। लेकिन यहाँ पे जब 1906 में जब ये मुसलमानों ने अलग से अपनी एक ग्रुप बना लिया, इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट किया, तो ये क्या हो गया? ये फूट डल गई सब में आपस में। इट डिज़ायर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। अब इस लीग का मतलब क्या था कि इनके लिए एक अलग से जो निर्वाचिका, जो इलेक्टोरेट जो गठन किया जाना चाहिए, इलेक्टोरेट अलग से बनाई जानी चाहिए। ठीक है, अ डिमांड कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट इन 19। अब जब ये सब सारे अलग अलग अपनी अपनी डिमांड्स लेके गवर्नमेंट के आगे आने लग गए, तो गवर्नमेंट को उनकी डिमांड ये पूरी करनी पड़ी। उनकी अलग से इलेक्टोरेट बना दिया गया।
ठीक है। सम सीट्स इन द काउंसिल्स वर नाउ रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम्स हु वुड बी इलेक्टेड बाय मुस्लिम वोटर्स। अब क्या था, इस काउंसिल का मतलब क्या था कि कुछ सीटें काउंसिल में जो ये कमेटी होती है उसमें मुस्लिम्स के लिए अलग से एक सीटें रिजर्व होनी चाहिए। रिजर्वेशन का जो प्रोसेस था ना वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। और उनको इलेक्ट कौन करता था, जिनकी सीटें रिजर्व थी, मुस्लिम वोटर्स ही, यानी मुस्लिम लोगों को ही, मुस्लिम लोगों के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाने के बाद, वोटिंग किए जाने के बाद जो लोग चुने जाते थे उनकी सीटें इसमें काउंसिल में रिजर्व कर दी गई। ये गवर्नमेंट ने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फॉर मुस्लिम्स हु कुड इलेक्ट द मुस्लिम वोटर्स। अब दिस tempted politicians to gather a following by disturbing favors to their own religious groups। अब इनका मकसद क्या था, इनका मकसद ये था कि जो जितने भी ये लीडर्स थे, ये सब का मतलब ये था कि अपने अपने जो रिलीजियस ग्रुप्स थे ना उनको अपना एक अलग से पॉलिटिकल जो लीडर होता है ना उसको खड़ा करना और उसके मन में लालच पैदा करना, ठीक है। मीनवाइल क्या हुआ, द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907। 1907 में कांग्रेस जो थी वो बिखर गई, यानी कि टूट गई, कमेटी एक बार खत्म हो गई जो कांग्रेस थी, ठीक है। द मॉडरेट्स वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बॉयकॉट। अब जो मॉडरेट्स थे वो जो इन लोगों ने ऊपर बायकॉट किया था ना जो ब्रिटिश चीज़ों का, उसके अपोज हो गए। उन्होंने कहा कि आपने बायकॉट क्यों किया, आपको यूज़ करनी चाहिए। यानी मॉडरेट्स जो थे वो मीडिएटर्स थे ना, उधर से भी बात करते थे उधर से भी बात करते थे, रेडिकल्स इससे बिल्कुल अलग थे। तो मॉडरेट्स ने ब्रिटिश चीज़ों का जो लोगों ने बायकॉट किया था उसको क्रिटिसाइज करने लगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ फोर्स। उन्होंने कहा कि वो सोचते थे कि ऐसा करने के लिए हमें मतलब एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़बरदस्ती मतलब इस चीज़ के लिए हमें मनवाया जाएगा, या जैसे कहते हैं ना शक्ति का प्रयोग होना, शक्ति का यूज़ होना, वो चीज़। आफ्टर द स्प्लिट द कांग्रेस केम टू बी डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स विद तिलक्स फॉलोअर्स फंक्शनिंग विद आउटसाइड। अब क्या था, जब कांग्रेस टूट गई, कांग्रेस के टूटने के बाद उस पर क्या हुआ, जो मॉडरेट्स लोग थे उनका प्रेशर बन गया, उन्होंने अपना दबाव बनाना शुरू कर दिया। जबकि जो तिलक थे ना उनके जो फॉलोवर्स थे, जो बाल गंगाधर के जो तिलक के जो फॉलोवर्स थे, जो उन्होंने अपना काम जो है ना बाहर वाली साइड, आउटसाइड पे अपने काम करने शुरू कर दिए, कांग्रेस से हट के बाहर एरियाज में अपने काम शुरू कर दिए, अलग से इंडिपेंडेंट होके काम करने शुरू कर दिए उन्होंने। द टू ग्रुप्स रीयूनाइटेड इन दिसंबर 1950। अब दो ग्रुप जो थे वो आपस में मिल गए, रीयूनाइट हो गए। ये देखिए इन दिसंबर 1915 में, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। अब क्या हुआ देखिए, जब ये 1915 में दो ग्रुप आपस में मिल गए, कैसे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इन दोनों ने मिल के एक समझौता, पैक्ट कहा जाता है समझौते को, दिस वन लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट इन्होंने साइन किया, ठीक है। और उसका मकसद क्या था उस पैक्ट का, कि दोनों अपने देश में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए दोनों मिल के काम करेंगे, ठीक है। यानी क्या कि रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस में से भी होंगे और मुस्लिम लीग में से भी होंगे, तो मिल के काम करेंगे, दोनों पार्टीज जो थी वो मिल गई। आगे क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म। अब जन राष्ट्रवाद, जो लोगों में मास यानी कि पूरी पब्लिक में एक नेशनलिज्म की भावना का जो उदय होता है ना, भावना जाग गई कि हमारा देश हमारा होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर 1919 द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ग्रेजुअली बिकेम अ मास मूवमेंट। 1919 में इस स्ट्रगल ने एक बड़ा रूप ले लिया, और बहुत बड़े रूप, क्या कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए, ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। धीरे 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 वो सारी तरफ फैल गया और बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप ले लिया उन्होंने। उसमें कौन कौन इन्वॉल्व हुए, इन्वॉल्विंग पेजेंट्स, ट्राइबल्स,
students and women in large numbers and occasionally factory workers also. जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो लेबर क्लास थी, वर्कर्स थे, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व हुए. Certain business groups to began to actively support the Congress in the 1920s. Why was this so? अब क्या हुआ था, जो बिजनेस ग्रुप्स थे, ठीक है, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया. और जो 20th सेंचुरी में जो थे उसमें कुछ मेन जो बिजनेस पर्सन्स थे ना, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट भी किया. लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये समझ में नहीं आया. ये एक क्वेश्चन राइज हो जाता है ना यहाँ पे कि ऐसा क्यों हुआ. देखिए दिस क्वेश्चन, दिस वन, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ये समझने वाली बात है ना कि उन्होंने ऐसा कैसे सपोर्ट किया उनको. तो देखो, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अलर्टेड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस इन इंडिया. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तब इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो सिचुएशंस थी, जो कंडीशन थी, वो बिल्कुल चेंज होनी शुरू हो गई. It led to a huge rise in the defense expenditure of the government of India. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से देश में गवर्नमेंट के जो डिफेंस एक्सपेंडिचर थे वो बढ़ गए, तेज होने शुरू हो गए. ठीक है. द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज्ड टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स एंड बिजनेस प्रॉफिट्स. अब क्या किया गवर्नमेंट ने, जब डिफेंस एक्सपेंडिचर ज़्यादा होने लग गए तब गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने जो बिजनेस पर्सन्स थे, इंडिविजुअल इनकम्स थी, जो बिजनेस प्रॉफिट्स थे, उसका जो टैक्स लगता है वो टैक्स उन्होंने इंक्रीज कर दिया. तो उसका नुकसान क्या होता है, कॉमन पीपल को नुकसान होता है, आम जनता को. जब भी कोई नुकसान होता है देश में, तो देश में गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा देती है या किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई चीज़ के रेट इतने इंक्रीज कर देगी कि उसका जो प्रभाव है वो किसके पड़ता है, कॉमन लोगों के ऊपर पड़ता है, आम जनता के ऊपर पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है. Increased military expenditure and the demands for war supplies led to a sharp rise in prices which created great difficulties for the common people. अब जब मिलिट्री के खर्चे बढ़ने शुरू हो गए तो इसका क्या, वॉर सप्लाईज बढ़ गई, जो आम जो चीज़ें थी, जो डेली यूज़ की चीज़ें थी, उनके रेट भी बढ़ गए. रेट बढ़ने के साथ साथ वो प्रॉब्लम्स किसको आनी शुरू हो गई, कॉमन पीपल को आनी शुरू हो गई. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, sorry, on the other hand, business groups reaped fabulous profits from the war. अब इसका फ़ायदा किसको होने लगा, इसका फ़ायदा होने लग गया जो बिजनेस ग्रुप्स थे, जो लोग बिजनेस करते थे, व्यवसायिक लोग थे, जिनकी दुकानें थी, जो चलाते थे, उनको इसका ज़्यादा प्रॉफिट होने लग गया. क्यों, नेचुरली है. जो आप ये सोचो कि मान सपोज करो, हम एक ब्रेड का एग्जांपल ले लेते हैं कि ऑलमोस्ट वो ब्रेड पहले 20 रुपीज़ में सेल होती थी और फिर वो 30-35 में सेल होने लगी, यानी 15 रुपीज़ का उनको तो फ़ायदा होने लग गया ना, क्योंकि उधर से युद्ध के लिए भी, जो वॉर के लिए भी चीज़ें जाती थी, तो यहाँ से वो ज़्यादा में खरीदेंगे, आगे भेजेंगे. तो हर चीज़ के जो इनकम थी, जो उनके जो सेल प्राइस था, रेट्स थे, वो बढ़ गए. तो उसका प्रॉफिट किसको जाएगा, बिजनेस पर्सन को जाएगा, उनको तो फ़ायदा होने लग गया. एज यू हैव सीन चैप्टर, हमने चैप्टर 7 में देख चुके हैं, वॉर क्रिएटेड अ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स. अब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ने लग गई, जिसमें जूट बैग आ जाता है, कपड़ा आ जाता है, रेल के डिब्बे आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्री जो हैं, इंडस्ट्री जो हैं, वो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी तो फ़ायदा किसको होगा, इंडस्ट्री वाले को होगा. उतनी ही सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है. एंड कॉज्ड अ डिक्लाइन ऑफ इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज. अब उसका कारण क्या था, क्योंकि जो बाहर से कंट्री से आने वाली चीज़ें थी वो बंद हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, बाहर से कोई चीज़ें नहीं आती, क्योंकि युद्ध चल रहा था, वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था. सो द इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग द वॉर.
तो इसके साथ ही इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो बढ़नी शुरू हो गई, उनकी प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो गई, वहाँ पे माल ज़्यादा बनने लग गया। एंड इंडियन बिजनेस ग्रुप्स बिगन टू डिमांड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डेवलपमेंट। अब इंडियन इंडस्ट्रीज़ के पास तो अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे मौके आ गए, उनके पास सब उनका विकास होने लगा, डेवलपमेंट्स होने लगी, सब उनको नए नए मौके मिलने लगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई उनको। द वॉर ऑल्सो लेड द ब्रिटिश टू एक्सपैंड देयर आर्मी। अब इस वॉर की वजह से ब्रिटिश को अपनी आर्मी भी एक्सपैंड करनी पड़ी, यानी अपने सोल्जर्स की संख्या जो थी वो बढ़ानी पड़ी उन्हें, ठीक है। और विलेजेस वेयर villages were pressurized to supply soldiers for an alien cause। अब क्या था, जो गांव के लोग थे ना, गांवों के ऊपर विलेजेस को प्रेशराइज किया जाने लगा कि वो सोल्जर्स की भर्ती करवाना शुरू करें दूसरे देशों में भेजने के लिए। यानी गांव के जो लोग थे उनको इस चीज़ के लिए फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने गांव से मिलिट्री में, आर्मी में अपने लोग, अपने जो बेटे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको भेजा जाए आर्मी में, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स वर सेंट टू सर्व अब्रोड। अब कई सोल्जर्स ऐसे हैं जिनको अब्रोड, दूसरे देशों की सेवा करने के लिए, उनके लिए लड़ने के लिए भेजा जाने लगा, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो थे वो अपने उनको फेवर करते थे ना, अपने कंट्रीज़ को। वो यहाँ से सोल्जर्स जो थे वो वहाँ भेजते थे कि हमारे लिए लड़ो। मैनी रिटर्न्ड आफ्टर द वॉर विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेज इन विच imperialist powers were exploiting। अब इसका मतलब क्या था, देखो, कई लोग तो वापस आ गए, लेकिन वो वापस क्यों आए, वो इस चीज़ को समझते हुए, इस चीज़ की समझदारी वापस लेके, अंडरस्टैंड करते हुए कि जितने भी ये इम्पीरियलिस्ट पावर्स हैं ना, जैसे ये एशिया और अफ्रीका के, ये अपना फ़ायदा सोचती हैं, ये दूसरे लोगों का शोषण करती हैं, उनको एक्सप्लॉयट करती हैं। उनके दिमाग में जब ये समझदारी आ गई तो वो वापस आ गए, ठीक है। टू डिज़ायर टू अपोज कॉलोनियल रूल इन इंडिया। और उनका मतलब यही था कि हम लोग इसलिए वापस आए कि ये अपने फ़ायदे के लिए हमें यूज़ कर रहे हैं, और ये कॉलोनियल जो रूल है ये इंडिया में से ख़त्म होना चाहिए। उनके मन के अंदर ये डिज़ायर भर गई थी, ठीक है। फर्दर मोर 1917 देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया। अब 1917 में रशिया में एक क्रांति हुई, ठीक है, रेवोल्यूशन हुआ। News about peasants and workers' struggles and ideas socialism circulated widely, inspiring Indian nationalists। अब इसका मतलब क्या हुआ कि चारों तरफ ये जो खबर थी ये फैल गई, स्ट्रगलर्स और ये आइडियाज़ और सोशलिज्म सर्कुलेटेड वाइडली, चारों तरफ फैल गई, इंस्पायरिंग इंडियन नेशनल। भारतीयों में जो भारतीय राष्ट्रवादी थे, जो इंडियन नेशनलिस्ट थे, उनको इन सारी चीज़ों से जो इंस्पिरेशंस थी वो मिलने लग गई। उनके अंदर और ज़्यादा जो नेशनलिज्म की भावना थी कि अब हमने अपना देश आज़ाद करवाना है, हमने अपने देश को इन ब्रिटिश रूल से आज़ाद करवाना है, उनसे फ्री करवाना है, हमें अपना देश मिलना चाहिए। इस तरीके की सारी भावनाएं जो थी ना वो वाइडली स्प्रेड होने लग गई सब लोगों में, ठीक है। तो इसी के साथ ही क्या हुआ, 1915 में क्या हुआ, महात्मा गांधी का उदय हुआ, निकल के आए वो एकदम से। क्या, एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का आगमन, आना। कैसे, इट इज़ इन these circumstances that महात्मा गांधी emerged as a mass leader। इन सारे सर्कमस्टांसिस के होते हुए क्या हुआ, एक मास लीडर के रूप में महात्मा गांधी जो थे वो सामने आए। एज यू मे नो गांधी जी एज्ड 46। अब हमें पता है उस समय क्या था, गांधी जी की एज जो थी वो 46 ईयर्स की थी। अराइव्ड इन इंडिया 1915। 1915 में इंडिया में वापस आए थे साउथ अफ्रीका से अपनी स्टडी कंप्लीट करके। हैविंग लेड इंडियंस इन दैट कंट्री इन नॉन वायलेंट मार्चेस अगेंस्ट रेसिस्ट रेस्ट्रिक्शंस। अब वहाँ पे वो नॉन वायलेंट जो मूवमेंट्स होते थे, जो वहाँ पे आंदोलन होते थे, उनको सपोर्ट करते थे, वो इंडियंस को सपोर्ट करते थे वहाँ पर वो उनका, और वहाँ के जो लोग थे उनकी रिस्पेक्ट भी करते थे। एज ही वॉज ऑलरेडी रिस्पेक्टेड लीडर, वो एक अच्छे लीडर, रिस्पेक्टेड लीडर के रूप में जाने जाते थे इंटरनेशनली, सब कंट्रीज़ में।
His South African campaigns had brought him in contact with various types of Indians, Hindus, Muslims, Parsis and Christians and Gujaratis and Tamils and North Indians and upper class merchants and lawyers and workers. ये जितने भी ग्रुप्स थे, हिंदू, क्रिश्चियन, गुजराती, तमिल, ये सब अपने मूवमेंट्स के दौरान उनको इन सब लोगों के बारे में जानने का या इन सब लोगों के साथ उनका कांटेक्ट हुआ। उन सब लोगों के कांटेक्ट में जब आए तो नई नई चीज़ें उनको जानने को मिली, नई नई चीज़ें पता लगी उन्हें, जिसके बिहाफ के ऊपर फिर उन्होंने आगे जो इंडिया में जो मूवमेंट्स थे वो स्टार्ट किए। महात्मा गांधी स्पेंट हिज फर्स्ट ईयर इन इंडिया ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री। उन्होंने अपना पहला साल, जब 1915 में आए थे ना वो, तो अपना पहला साल जो था उन्होंने अपने पूरे इंडिया का, कहते हैं ना, दौरा करना, घूमना, समझना लोगों को कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, कहाँ पे लोग परेशान है, किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी लोगों को जानने की उन्होंने कोशिश की पहले साल पूरा इंडिया घूम के। अंडरस्टैंडिंग द पीपल, ठीक है, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन, सारी सिचुएशंस को जानने के लिए, राइट। एंड इंटरवेंशंस, हिज अर्लियर इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण। अब उनके क्या थे इंटरवेंशंस, क्या थी उनके जो प्रयास यानी कि एफर्ट्स जिन्हें हम कहेंगे, वो क्या थी कि लोकल मूवमेंट्स इन चंपारण, जो चंपारण में लोकल मूवमेंट्स थे उनके बारे में देखना। खेड़ा में, अहमदाबाद में, वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद राजेंद्र प्रसाद। जब उन मूवमेंट्स में, चंपारण के मूवमेंट्स में, खेड़ा में, अहमदाबाद में जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया ना महात्मा गांधी ने, तब वो वहाँ पर किसको मिले, किसके कांटेक्ट में आए, राजेंद्र प्रसाद के कांटेक्ट में आए, वल्लभ भाई पटेल के कांटेक्ट में आए अहमदाबाद में। ही लेड ए सक्सेसफुल मिल वर्कर्स स्ट्राइक। उन्होंने जो मिल के वर्कर थे ना, मिल यानी फैक्ट्री के जो वर्कर्स थे, मिल जो लेबर क्लास थी, उन्होंने 1918 में स्ट्राइक की हुई थी, उसको उसके लीडर बने, वो उसका नेतृत्व किया उस स्ट्राइक का उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। लेट अस नाउ फोकस इन सम डिटेल on the movements organized between 1919 and 1922। अब 1919 से लेके 1922 में जो मूवमेंट्स आई थी उनके बारे में हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। फिलहाल आप इसी वीडियो को अच्छे से सुनिए और इसको रीड कीजिए।